अमेरिका ने आज बड़ा ऐलान कर दिया कि दूसरा बूस्टर लगेगा, मतलब वही वैक्सीन का चौथा डोज। जिनकी उम्र 50 के ऊपर है वो लोग, या कोई भी बुजुर्ग जिसे ऐसा लगता है कि उसकी प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है, वो ले सकते हैं पहले बूस्टर के 4 महीने बाद। मतलब जिन लोगों ने बूस्टर लिया था उनमें से काफ़ी तादाद में लोग अभी दूसरा डोज ले सकते हैं। अमेरिका ये कर रहा है BA.2 से बचने के लिए। अभी काफ़ी केसेस अमेरिका में BA.2 के हैं। तो भारत में तो ओमिक्रॉन आया था नवंबर दिसंबर में, BA.2 नहीं आया था। तो क्या भारत को भी ये सब लफड़ा करना पड़ेगा BA.2 से बचने के लिए? अभी पहला बूस्टर भी नहीं हुआ है, तो अभी दूसरा बूस्टर की कहाँ सोचेंगे? तो पहला बूस्टर लेने के बाद दूसरे बूस्टर के लिए लाइन में खड़े रहेंगे। ये कब खत्म होगा या ऐसा ही चलता रहेगा, देख लेंगे। वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन दोस्त की हैसियत से जो लोग अमेरिका में हैं उनको भी मैं कहूँगा अभी थोड़ा रुकते हैं। दौड़ के दूसरा बूस्टर लेने से पहले थोड़ा रुक के देखते हैं कि स्टडीज़ क्या थे। ये स्टडीज़ हैं वो इतने पावरफुल नहीं थे। जो पहला बूस्टर लिया था, मतलब जो तीसरा डोज है वैक्सीन का, उसके भी जो स्टडीज़ थे, उसके रिजल्ट 65 के नीचे के लोगों के लिए इतने प्रभावशाली नहीं थे। 65 के ऊपर ठीक थे। लेकिन अमेरिका का एक CDC का स्टडी आया है, वो कह रहे थे कि जिन लोगों ने 2 टीके लिए हैं और उसके मुकाबले में जिन लोगों ने 3 टीके लिए हैं, जिन लोगों ने 3 टीके लिए हैं, उनका अस्पताल जाने का चांस 7 गुना, 7% नहीं, 7 गुना कमती है। और मृत्यु की संभावना 21 गुना, फीसद नहीं, 21 गुना कमती है। ये बेनिफिट, ये लाभ ज़्यादातर बुजुर्गों में दिखाई देता है। लेकिन क्या है ना, ओमिक्रॉन वैसा मामूली था, तो ओमिक्रॉन से अस्पताल जाने का चांस वैसा ही कम था। वो कम चांस को 21 गुना कम करके कितना फ़ायदा हुआ पता नहीं, लेकिन बूस्टर ने बहुत हेल्प की अमेरिका के। अमेरिका में जो हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी हुए, काफ़ी तादाद में हुए, लेकिन जितने हो सकते थे, तबाही मच सकती थी, उतनी नहीं मची। उसकी एक वजह है बूस्टर। फिर इंडिया में क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा था, कई बार कहा है कि भारत में तीसरी लहर नहीं आई थी। तो इंडिया में क्यों नहीं आई तीसरी लहर? क्योंकि बूस्टर भी नहीं लिए थे लोगों ने। भारत में दूसरी लहर के दौरान काफ़ी लोगों को डेल्टा हो चुका था, उनको पता चले बगैर। वो डेल्टा का इफेक्ट, मानो कि उनको बूस्टर ऑलरेडी मिल गया था, तो उनका अस्पताल जाने का चांस ओमिक्रॉन से जो ऑलरेडी कम है, वो 21 गुना से भी ज़्यादा कम था। इसलिए ज़्यादातर कोई अस्पताल में नहीं पहुंचा, बहुत थोड़े लोग अस्पताल में पहुंचे। जो मृत्यु के आंकड़े भी आए, वो हमें अभी पता नहीं ठीक तरह से कि वो ओमिक्रॉन की वजह से अस्पताल गए थे या किसी दूसरी वजह से अस्पताल गए थे, और कम्युनिटी का इन्फेक्टिविटी रेट इतना ज़्यादा था कि उनमें ओमिक्रॉन पाया गया था। वो अभी पता नहीं, बाद में देख लेंगे। लेकिन दूसरी लहर की कंपैरिजन में कुछ तबाही नहीं मची थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो अभी इजराइल ने दूसरा बूस्टर चालू भी किया, इजराइल ने एक स्टडी भी लेके आए, और वो स्टडी कह रहे हैं कि एकदम 70%, 80% अच्छा रहेगा दूसरा बूस्टर लिया तो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को, ये बड़ी छोटी सी स्टडी है, और जिन लोगों में ये स्टडी की थी वो सब वॉलंटियर्स थे। सो वो सब रिस्पॉन्सिबल लोग थे, वो सब लोग मास्क पहनते थे, सब डोसेस भी ठीक तरह से लिए थे, जल्दी डॉक्टर के पास भी जाएंगे। तो हमको पता नहीं उनमें जो अच्छे इफेक्ट दिख रहे हैं वो दूसरे डोज की वजह से है या वो लोग एकदम केयरफुल है। उनमें अच्छे इफेक्ट दिखने वाले ही थे अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो भी। तो अभी स्टडीज तो इतने मजबूत नहीं है। जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था उनको वैसा ही बूस्टर जैसा मिल चुका है। तो अभी कह रहे हैं अगर ओमिक्रॉन हुआ है तो 90 दिन रुक के आप दूसरा बूस्टर ले सकते हो। मतलब ओमिक्रॉन का प्रोटेक्शन मानो सिर्फ 90 दिन चलेगा। तो ये कैसा चलेगा? अभी भारत में सबको ओमिक्रॉन हुआ था ऑलमोस्ट दिसंबर में, तो क्या अभी मार्च में खत्म हो गया ओमिक्रॉन का? ऐसा नहीं है। जो गंभीर बीमारी है उसके खिलाफ जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी देर तक, शायद काफ़ी सालों तक रहता है।
तो जिन्होंने ओमिक्रॉन लिया है उनको मानो बूस्टर जैसा काम हो गया है। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि इम्यून सप्रेस लोग हैं उनको पकड़ के देना चाहिए, लेकिन मेरा तुच्छ सवाल ये है कि ये जो इम्यून सप्रेस लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बचाव शक्ति कमज़ोर है, वो क्यों नहीं चलते उनमें वैक्सीन अच्छी तरह से? क्योंकि वो बना ही नहीं पाते। वैक्सीन का डोज लेने के बावजूद वो एंटीबॉडीज या टी सेल बना ही नहीं पाते, तो उनको वही वैक्सीन का बार बार डोज दे के क्या फायदा है? मतलब गब्बर आने वाला है और आप मौसी को पकड़ के बार बार उसके हाथ में बंदूक दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं चला सकती, तो उसको बंदूक मत दे दो, उसको कुछ दूसरा सोचो, उसके लिए उसको दूसरा प्रोटेक्शन दे दो। तो अभी ज़्यादातर लोगों ने अमेरिका में बूस्टर नहीं लिया था। तो जो इम्यून सप्रेस लोग हैं इनके लिए एक दवा है, उसका नाम है एव्यूशेल्ड। उसका केमिकल नेम बहुत बड़ा और डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं ट्रेड नेम, ज़्यादातर डॉक्टर ट्रेड नेम का इस्तेमाल नहीं करते, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। अमेरिका में किसको पता भी नहीं है, मतलब यहाँ एस्ट्राजेनेका ने बनाई, जिन्होंने कोविशील्ड बनाई थी, भारत में भी किसी को पता नहीं है। अब भी वो लोग कहते हैं कि ये ओमिक्रॉन के खिलाफ भी चलती है, BA.2 के खिलाफ भी चलती है, बहुत अच्छी चलती है, 70% से ज़्यादा चलती है। ये क्या है? ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। हमने कहा था ना मोनोक्लोनल पहले बहुत चलते थे, तो ये लॉन्ग एक्टिंग मोनोक्लोनल है, बड़े देर तक आपकी बॉडी में रहते हैं, 6 महीने से 1 साल तक। तो उसका 1 या 2 टीके लगते हैं बस मसल में, तो डॉक्टर के ऑफिस में लग सकते हैं। तो ऐसा एक टीका लग गया, मानो ये लोग 6 महीना से 1 महीना तक सब ओमिक्रॉन BA.2 सब बकवास से बच जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपको आपके गांव का रामगढ़ का प्रोटेक्शन करना है, तो पहले लिस्ट बनाओ कि कमज़ोर लोग कौन है। रामलाल को पकड़ो, मौसी को पकड़ो, जो लोग कमज़ोर है, अहमद मियाँ को पकड़ो, जो लोग कमज़ोर है उनको एविशील्ड दे दो। तो मेरी चेतावनी, मेरी सुझाव ये होगा कि ऐसी एक लिस्ट बनाओ कि कौन लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है और वो जो पकड़े जा सकते हैं अगर कोरोना का कुछ ऐसा चलता रहता, और उनकी लिस्ट बना के उनको एविशील्ड ऑफर करो। अभी कह रहे हैं कि जब मोनोक्लोनल की बात चल रही थी, तो सोत्रोविमैब, मैं बार बार कह रहा था कि भारत में सोत्रोविमैब लानी चाहिए, लेकिन भारत में सोत्रोविमैब नहीं थी जो ओमिक्रॉन के खिलाफ चलती है। अभी परसों न्यूज़ आई कि सोत्रोविमैब BA.2 के खिलाफ नहीं चलती। तो देखो, अपना ब्रांड है एट डॉक्टर गोडसे रविवन का, वो सच्चाई पे चलता है एकदम सीधा। तो मैं सच बोलूँ तो 2 घंटे के लिए डर गया था, बोला अभी ये क्या माजरा है। मैं तो कह रहा था सोत्रोविमैब लेके आओ, सोत्रोविमैब लेके आओ। अगर सोत्रोविमैब BA.2 के खिलाफ नहीं चलता और हम लोग कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन और BA.2 एकदम एक जैसे है, तो सोत्रोविमैब क्यों नहीं चलता BA.2 पे? तो अभी क्या गड़बड़ होगी क्या? नहीं। फिर मैंने ध्यान से सोचा और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जो सोत्रोविमैब है वो शायद ओमिक्रॉन के खिलाफ भी इतना नहीं चलता था, लेकिन हमको पता नहीं चलता था। कैसा पता चलेगा? क्योंकि ओमिक्रॉन वैसे ही मामूली था ना। तो किसी पेशेंट को सोत्रोविमैब चढ़ा दिया, तो वो सोत्रोविमैब की वजह से ठीक हो गया, वो वैसा ही ठीक होने वाला था, अपने को पता ही नहीं था ना। तो मेरा मानना ये है कि सोत्रोविमैब नहीं चलता, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। बेबेटिलेविमैब चलता है, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अभी भी चलता है। वो निर्माट्रेलविर है, वो अभी भी चलता है। तो अभी वो लिस्ट से शायद सोत्रोविमैब निकाल दो। भारत के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि एव्यूशेल्ड को अप्रूव करो, उसका स्टॉक पाइल करो, इम्यून सप्रेस लोगों का एक लिस्ट बनाओ। निर्माट्रेलविर अभी भारत में ही प्रोड्यूस होने वाला है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। अभी उसका स्टॉक पाइल लेके आओ, करके आओ। अगर दूसरा बूस्टर के लफड़े में अभी मत पड़ो। दूसरा बूस्टर अगर लेना है तो सीधा अक्टूबर नवंबर 2022 में चेंज वैक्सीन करके, एक नया RNA वायरस है, जैसा वायरस बदला है वैसा वैक्सीन भी बदल के डोज ले लेंगे। उसके बाद हर 2 साल शायद लगेगा, लेकिन अभी दूसरे बूस्टर के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको ओमिक्रॉन हुआ था और आपको मालूम है हुआ था,
फिर भी अगर आप बुजुर्ग हो तो बूस्टर कंसिडर करो, मतलब पहला बूस्टर, तीसरा डोज वैक्सीन का ओमिक्रॉन होने के 90 दिन बाद। तो अभी वैक्सीन का मैं अब तक बड़ा समर्थक रहा हूँ और अभी भी समर्थन करूँगा। भारत में जो लोगों का दूसरा डोज नहीं हुआ है उनको दूसरा डोज ले ले, बूस्टर की भी सोचे, बच्चों का वैक्सीनेशन करे। वैक्सीनेशन बड़ी अच्छी तरह से गंभीर बीमारी की तरफ चलती है। अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सवाल आते रहेंगे और वो कहेंगे कि क्या अभी कितने डोज लेंगे, पहले तो एक ही डोज होता था वैक्सीन का। येलो फीवर, येलो फीवर को अगर निकाल दिया जाए, येलो फीवर का अपवाद निकाल दिया जाए, तो इन व्हाट्सएप प्रोफेसरों से पूछे कि ऐसे किसी एक भी डिसीज या वैक्सीन का नाम बताए जिसका वैक्सीन का सिर्फ एक डोज लगता है। तो अभी भी मैं वैक्सीन का ज़बरदस्त समर्थक हूँ। अपना डोज पूरा कीजिए, बच्चों को डोज दे दीजिए। अभी BA.2 ओमिक्रॉन के जैसा ही है। हमने कई बार देखा है कि अगर ओमिक्रॉन नकुल है तो BA.2 सहदेव है, तो उससे बच जाएंगे। डेल्टा क्रॉन का इतना टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। डेल्टा क्रॉन भीम के तरह है, लेकिन वो भीम और नकुल का कॉम्बिनेशन है। अगर महाभारत का चक्रव्यूह है और मानो भीम अगर चक्रव्यूह के बीच में भीतर घुस गया तो हंगामा मचा देगा, लेकिन उसको घुसने के लिए नकुल की हेल्प चाहिए और नकुल के खिलाफ तो हम लोग प्रोटेक्टेड है। तो अभी भारत को डरने की कोई भी जरूरी नहीं है। बरंगे ए बुए गुल, इस बाग के हम आशना होते कि हमरा है सबा टुक सैर करते और हवा होते। शराब आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा होते गर दिले बेमुद्दा होते। कहे कुछ मलामत गर, बजा है मीर क्या जाने, उनको तब पता होता ऐसों से जुदा होते। ये अभी सब, ये अभी करना है, ये मिलना है, वो अभी सब छोड़ दो। अभी आराम करो, त्योहार मनाओ। वो जो लोग कहते हैं ना डॉक्टर रवि ने कहा है सब ठीक है, लेकिन अभी भी प्रिकॉशन लेते रहो। अरे क्या प्रिकॉशन, मतलब प्रिकॉशन लेके फायदा क्या है? अभी सबको काफी ओमिक्रॉन हो चुका है, वैक्सीनेशन चालू रखो, प्रिकॉशन ले, मतलब प्रिकॉशन का भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, प्रिकॉशन और मास्क का। अगर शिशु वर्ग है, प्रथम कक्षा के लोग हैं और गब्बर आ रहा है होली में, कह रहे बच्चों प्रिकॉशन ले लो, एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखो। अगर पहली कक्षा के बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे तो जो घोड़े पे गब्बर आ रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है? तो अभी प्रिकॉशन लेके कौन डॉक्टर कहेगा हाथ मत धो? लेकिन मेरे ख्याल से अभी प्रिकॉशन लेके मास्क डाल के ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा मशवरा दोस्त की हैसियत से तो ये रहेगा, अभी प्रिकॉशन की इंडिया में ज़रूरी नहीं है। अभी त्योहार मनाओ और अभी जो अच्छे वो वेरिएंट वेरिएंट अगर कुछ आने वाला है तो बाद में देख लेंगे 1-2 साल बाद। अभी आप चैन से रहो, आराम से रहो, मज़े करो। डॉक्टर रवि गोडसे।